गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम फिर जो है हम क्वेश्चन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। ये क्वेश्चन का सीरीज है, ये हमको लगता है चलता रहेगा और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन का डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन को हम लाने का कोशिश कर रहे हैं। वन बाय वन हमको लगता है कि इसी से आगे जा करके हमको बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन बनाना है। स्टार्टिंग पीरियड में कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जो कि हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन ऑफ हाइट 2 मीटर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। सीधी सी बात में कहूँ ना कि कोई भी आदमी को प्लेन मिरर में यदि ये प्लेन मिरर है तो ठीक है ना, प्लेन मिरर है यदि, तो इसमें जो है एक ह्यूमन बींग्स को एक अपना पूरा चेहरा देखना है, पूरा हाइट देखना है, तो इसका हाइट क्या होगा, मिरर का हाइट क्या होगा। तो मेन के हाइट से आधा होगा क्या, मिरर का हाइट, मिरर हाइट। ठीक है, मेन का जितना भी हाइट है उससे आधे हाइट का उससे आधे हाइट का यदि प्लेन मिरर ले लिया जाए तो उसको पूरा चेहरा, पूरा हाइट उसको दिख जाएगा। याद रखना है इसको, प्लेन मिरर का ये कॉन्सेप्ट है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड शिफ्ट का क्या मतलब होता है। तो रेड शिफ्ट का मतलब होता है सोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। रेड शिफ्ट का मतलब होता है सोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इसका क्या मतलब होता है रेड शिफ्ट? इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सनसेट या सनराइज, कि जब दोपहर का समय होता है, आफ्टरनून का समय होता है, तो सन का लाइट कैसा होता है, व्हाइट होता है या फिर येलोइश कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ढलता है तो हमसे बहुत दूर जाता है, तो वही कह रहा है। और जब दूर जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रेड शिफ्ट का मतलब होता है सोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से सोर्स जो है बहुत दूर जा रहा है, इसलिए वो कैसा हो गया है, रेड हो गया है, रेड शिफ्ट हो गया है। इंसान भी दूर जाता है तो रेड होता है, गुस्सा हो जाता है, कोई बात नहीं, होता है। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नहीं ठीक है, डोंट टॉक। कह रहे हैं कि द टाइम इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ ए डैम्प्ड सिस्टम फॉल्स टू 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड। क्वेश्चन है द टाइम इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ ए डैम्प्ड सिस्टम फॉल्स टू 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड। क्या कहलाता है वो, ये रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, याद रखना है। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें डिस्क्रिप्शन देने में वीडियो जो बहुत लेंदी हो जाता है। जनरल क्वेश्चन, जनरल नहीं, जो बहुत ज्यादा जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन से आउट होता है तो उसको हम छोड़ भी देते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर अ फोर्स F इक्वल टू 10x। इसको हमने बनाया था, हाँ 10x। फिर कह रहे हैं 10x न्यूटन, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजीशन इज 6 मीटर पर सेकंड, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज। इसको बनाएंगे लास्ट में इसको क्वेश्चन को लास्ट में बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनरल क्वेश्चन लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि a body at high temperature T0 Kelvin radiates heat at rate proportional to। ये विंस लॉ, ये विंस लॉ नहीं है, ये स्टीफन लॉ है। स्टीफन लॉ कहता है टेम्परेचर जो होता है ना वो एनर्जी के T पर पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। स्टीफन लॉ है, स्टीफन
लॉ क्या कहते हैं, STEFAN, स्टीफेंस लॉ क्या कहता है कि एनर्जी जो होता है कोई भी सब्सटेंस के टेम्परेचर के फोर्थ पावर के इक्वल होता है, इसको याद रखना। अनुक्रमानुपाती होता है, रेट प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है किस नियम को, पॉपुलेशन इन्वर्जन इज द वायलेशन ऑफ प्लैंक्स लॉ। पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है किस लॉ को इनवैलिड कर देता है, तो प्लैंक्स लॉ को। और प्लैंक्स लॉ क्या कहता है, ई बराबर एच न्यू, ई बराबर क्या होता है, इक्वल टू एच न्यू। इसको जो है नहीं मानता है कौन, पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, हाँ देखिए विंस लॉ भी आ ही गया। विंस लॉ कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जो होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है 1/λm के। ठीक है, ये विंस लॉ है, WIN फर्स्ट ऑफ इस विंस लॉ कहता है टेम्परेचर जो है क्या होगा, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आईसी में इससे कांस्टेंट निकलता है जिसको आप बी कहते हैं, लैम्डा और एम हो जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टी और लैम्डा एम जो है ये कांस्टेंट के बराबर हो गया। इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, विंस कांस्टेंट है। इसका वैल्यू कितना होता है आप लोग बताएंगे, वैल्यू हमें याद नहीं। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज वुड बी मोस्ट डिजायरेबल फॉर अ कुकिंग पॉट। कोई भी कुकिंग पॉट है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, तो उसका स्पेसिफिक हीट लो होना चाहिए और हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए। ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो स्पेसिफिक हीट इसको कहेंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या है कि 1 ग्राम यदि सब्सटेंस कोई भी चीज है तो उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में उसमें जितना हीट चाहिए उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। मैंने क्या कहा कि स्पेसिफिक हीट क्या हुआ, SPECIFIC HEAT। स्पेसिफिक हीट क्या होगा कि कोई भी सब्सटेंस का 1 ग्राम यदि सब्सटेंस है और इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस यदि इंक्रीज कर रहे हैं, इसमें रिक्वायर्ड हीट जितना होगा उसी को बोलेंगे क्या, स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक हीट के लिए हम जो है फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो हीट इसका मतलब है उसके मास के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। किसके हो जाएगा, उसके मास के, क्योंकि इसके तरफ एक न्यूमेरिकल भी है, याद रखना है, देंगे क्यू प्रोपोर्शनल है हीट के, मास के प्रोपोर्शनल हो गया, और क्यू जो है उसके टेम्परेचर डिफरेंस के भी प्रोपोर्शनल हो रहा है। टेम्परेचर डिफरेंस को हम डेल्टी लिखते हैं, ठीक है। अब यदि दोनों को मैच कर दें, मिला दें, तो इसका मतलब हो गया एम और डेल टी हो गया। जहां पर मैंने बताया क्योंकि डेल टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, और ये क्या है, मास है, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो है प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, इसको एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, एम डेल टी। तो इसको हम याद ऐसे रखना है, क्यू बराबर एम सी डेल टी। सेंटीमीटर नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं, कुछ नहीं जो याद रखना रखेंगे, क्यू बराबर एम सी डेल टी, ठीक है। तो डेल टी क्या हो गया, टेम्परेचर में डिफरेंस। तो स्पेसिफिक हीट ये हो गया कि स्पेसिफिक हीट को मैंने डिफाइन किया कि कोई भी सब्सटेंस का 1 ग्राम सब्सटेंस यदि है और उसके 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज किए हैं और उसमें जितना रिक्वायर्ड हीट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट के बराबर क्या होगा, Q/M इंटू डेल टी।
कि 1 ग्राम यदि मास है उस सब्सटेंस का और 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो स्पेसिफिक हीट जो है रिक्वायर्ड हीट के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद कहता है इसी से रिलेटेड जो कि लेटेंट हीट भी है, तो हम लेटेंट हीट की अच्छा पहले इसका बात कर लेते हैं कि कैसा होना चाहिए खाना पकाने का बर्तन। तो लो स्पेसिफिक हीट होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, वो बर्तन तेजी से गर्म हो जाए, यूटेंसिल होता है बर्तन ना, वो तेजी से गर्म हो जाए, बहुत जल्दी गर्म हो जाए, गर्म होने में समय ना लगे। और दूसरा है कि टेम्परेचर डिफरेंस उसका जो है, उसके बाद क्या कह रहा है कि उच्च कंडक्टिविटी होना चाहिए, हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए। हाई कंडक्टिविटी तभी होगा जब वो तेजी से गर्म हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम का बर्तन लेते हैं, वो क्या होता है, डालते हैं और तुरंत गर्म हो जाता है, खाना बना लेते हैं इसी तरह। और उसमें टेम्परेचर डिफरेंस भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तुरंत गर्म हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कि एक ठोस ए सॉलिड आयरन बॉल इज हीटेड। क्या किया है, एक सॉलिड आयरन बॉल को हीट किया गया है। ए सॉलिड आयरन बॉल इज हीटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज। एक सॉलिड बॉल है, एक सॉलिड वॉल है और उसको हिट किया गया है, तो उसमें कौन सा ऐसा मतलब पार्ट है, कौन सा उसका भाग है जिसमें जो है कम से कम चेंज होगा। तो इसका आंसर है रेडियस। रेडियस में सबसे कम चेंजिंग होगा। यदि ये स्फीयर है इस तरह से और इसको हमने हीट दे दिया है इस तरह से, तो इसमें सबसे कम यदि चेंजिंग होगा तो वो किस में होगा चेंजिंग, रेडियस में चेंज होगा। यदि हीट इसको जो है दिया जाए तो सबसे कम जो रेडियस कम होगा, और उससे मान लेते हैं जैसे मान रेडियस में कम होगा तो 1 डायमेंशनल है ना। अब इसका सरफेस एरिया ज्यादा चेंज होगा क्योंकि 4πr² हो जाएगा। इसमें यदि 2 का भी चेंज होगा ना तो 4πr² सरफेस एरिया 4 गुना हो जाएगा, होगा ना। तो इसीलिए कहता है रेडियस में मिनिमम चेंजिंग होगा। अब वॉल्यूम भी मान लेते हैं, वॉल्यूम क्या होता है इसका 4/3 πr³ तो इसमें रेडियस में थोड़ा सा भी चेंजिंग होगा तो इसका क्यूब चेंज हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी इसका बहुत ज्यादा चेंज होगा। इसलिए भी कहता है कि रेडियस में कम से कम चेंज होगा और उससे ज्यादा चेंज उसके सरफेस एरिया में, सबसे ज्यादा चेंज हो जाएगा वॉल्यूम में। अब वॉल्यूम होगा चेंज तो डेंसिटी तो चेंज ऑलरेडी होगा ही होगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी कहलाता है। चलिए फिर कहते हैं थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन। थर्मोडायनामिक स्केल जो होता है, टेम्परेचर स्केल जो है थर्मोडायनामिक्स का जो होता है वो किस पर बेस्ड होता है, कार्नोट इंजन पर होता है, सब लोग को पता है। कार्नोट साइकिल इंजन नहीं, साइकिल, कार्नोट साइकिल का और कार्नोट साइकिल पर बेस्ड होता है कार्नोट इंजन। और कार्नोट इंजन कार्नोट साइकिल को जो है लगभग 2-3 मशीन जितने हैं सारे के सारे फॉलो करते हैं। हाँ, फिर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनामिकल वेरिएबल। मतलब थर्मोडायनामिक्स में कौन सा ऐसा चीज इसका यूज नहीं होता है। प्रेशर होता है, प्रेशर टेम्परेचर तो होबे करता है, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्ट्रेस, ये बातें नहीं होती है। थर्मोडायनामिक्स जब पढ़ रहे हो तो उसमें स्ट्रेस के बारे में कोई जिक्र नहीं करते हैं, स्ट्रेस के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। फिर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज ग्रेटेस्ट स्पेसिफिक हीट। अभी जस्ट हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में बताया कि 1 डिग्री सब्सटेंस को एक टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितना रिक्वायर्ड हीट होगा उसको हम जो है क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। और वाटर का स्पेसिफिक हीट जो है कितना होता है, विशिष्ट उष्मा। हाँ, वाटर का स्पेसिफिक हीट जो है सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन में पूछ रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट किसका ज्यादा होता है, आयरन का, वाटर का, कॉपर का, मरकरी का। इन द सेंस कि वो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को बदलने में 1 डिग्री टेम्परेचर बदलने में कितना समय लेता है, तो हम क्या बोलेंगे सबसे जल्दी लोहा गर्म होगा या पानी गर्म होगा। तो आंसर है लोहा पहले गर्म हो जाएगा, पानी बाद में गर्म होगा। तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसका होता है, वाटर का। वो कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। और यदि आयरन का ले, कॉपर का ले तो ये सारा एक एक कैलोरी से कम ही होता है। जितना भी होता है ये 1 कैलोरी भी नहीं होता है, 0.1 0.3 इस तरह से होता है।
चलिए एक क्वेश्चन और है स्पेसिफिक हीट के लिए। स्पेसिफिक हीट के लिए एक क्वेश्चन है, क्या है? फिर कहता है 100 वाट शक्ति का ए एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 1000 watt raises the temperature of 5 kilogram of a liquid from 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पावर इसका पहले कितना है और कितना समय लिया? 2 मिनट। तो पावर पहले जो हमने क्या कहा है, एक ही बात हमने कहा है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि न्यूमेरिकल है तो उसको बारीकी से पढ़ना है और उसमें जो भी कंटेंट दिया हुआ उसको नोट कर लेना, उसके बाद दिमाग काम करेगा। दिमागी घोड़ा दौड़ाना है कि कौन सा इसमें क्या होगा। तो पहले पावर दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ है? 1/123 वाट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 5 किलोग्राम द्रव। इसका मतलब है कि मास इसका कितना दिया हुआ है? 5 kg। याद देख लेना है, किलोग्राम में है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है 2 मिनट के समय में जो है 25 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो टाइम कितना ले लिया? 2 मिनट बोल रहा है, 2 सेकंड नहीं। इसका मतलब 2 गुना 60, 120 सेकंड हो जाएगा। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना बता रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस बता रहा है कि 25 डिग्री से 31। तो 31 में 25 घटा देंगे तो क्या होगा? 25 5 30 31, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहे हैं तो इसमें जो है इसका सामर्थ्य हीट कैपेसिटी कितना होगा? अभी जस्ट इसके पहले स्पेसिफिक हीट को आपने पढ़ा है कि 5 किलो जो है मास है और 6 डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज किया है 25 से 31 से, क्या कह रहे हैं? हाँ, 25 से 31 हो गया है। तो उसका इसका जो है पूछ रहा है स्पेसिफिक हीट क्या होता है, हीट कैपेसिटी इसका क्या है? तो आपने जस्ट अभी पढ़ा है कि क्या होता है कि Q बराबर एम सी और डेल और टी होता है कि नहीं। स्पेसिफिक हीट आपका क्या है? C है, M क्या है? मास है, डेल टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है, और ये Q क्या है? हीट है। हीट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? एनर्जी। और एनर्जी के लिए P और M दिया है, क्या सफड़ेगा? तो आपको मालूम होगा कि पावर क्या होता है? कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो W बटे टी हो जाएगा। तो W क्या इक्वल टू हो जाएगा? W इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी। और हम लोग सभी फिजिक्स में जानते हैं वर्क डन और एनर्जी और हीट जो है तीनों इक्वल होता है। चाहे हीट बोले, चाहे वर्क डन बोले, चाहे एनर्जी बोले। तो इसका मतलब Q इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? P इंटू टी। और ये हमारे काम की बात है, क्योंकि P और T दिया हुआ है तो हम हीट निकाल लेंगे। तो हीट कितना हो जाएगा? P इंटू टी। हम लिख सकते हैं ऐसे P इंटू टी एम
गाया। बीच में जो है ना माइक का, चूंकि माइक का बैटरी डाउन हो गया है, इसमें है, तो हमको लगता है वो क्वेश्चन पता नहीं कैसा हुआ होगा। कोई बात नहीं, आसान सा क्वेश्चन था वो। यदि उसमें बैटरी डाउन हम देख रहे तो माइक इधर ही भूल गए। चलिए, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका ऑब्जर्वर, क्वेश्चन नंबर 64 है, 65 कौन सा पता नहीं, कि टू फोटॉन्स ईच विथ वेलोसिटी c आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दो ठो फोटोन है, फोटोन मान लें इस तरह का फोटोन है, कोई भी पार्टिकल है। फोटोन क्या होता है? फोटोन वो पार्टिकल होता है जब कोई मेटालिक प्लेट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट करते हैं तो एट ए टाइम जो है फोटोन इस तरह से रिलीज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक क्या बोलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है इसको। आइंस्टीन ने ही बताया था। अब कह रहा है कि फोटोन जो है सी वेलोसिटी से अपने तरफ, ये एक दूसरे के तरफ आ रहा है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? तो आंसर है कि यदि फोटोन एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में यदि कूद रहा है ना, मोशन में है ना, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी सी ही होगा। क्यों सी होगा? क्योंकि किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ लाइट से अधिक नहीं हो सकता है, और ये फोटोन है तो ये चार्ज लेस है, चार्जलेस है और मास लेस पार्टिकल होता है, और इसलिए जब मास ही नहीं है इसमें तो इसके स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका रिलेटिव वेलोसिटी c ही हो जाएगा फिर। ठीक है, लेकिन इसको दूसरी तरह से कैसे पूछ सकता है कि यदि यहाँ हम ऑब्जर्वर यहाँ है और दो पार्टिकल यहाँ पर एक दूसरे से जो है, एक दूसरे के तरफ जो है जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारे लिए इस दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो हमारे लिए इन दोनों यदि एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं तेज रफ्तार में आ रहा है, तो हम कहेंगे इसका वेलोसिटी 2c हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि हम तो देख रहे हैं, अब हम कहते हैं दो ट्रेन एक दूसरे के सापेक्ष जा रहा है, तो स्पीड तो हमको दोनों का ऐड किया हुआ ना नजर आएगा, दोनों तेजी से न टकराएगा। तो स्पीड हम सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड घट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुट जाता है, ऑब्जर्वर जब सामने होता है ना ऐसा। तो यदि ऑब्जर्वर के लिए बोलेंगे स्पीड कितना होगा ऑब्जर्वर, तो उसके लिए 2c हो जाएगा, लेकिन इसके सापेक्ष इसका या इसके सापेक्ष इसका वेलोसिटी कितना होगा? तो आंसर होगा c, ये वही रह जाएगा जो उसका ओरिजिनल वेलोसिटी है। ठीक है, अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देते चलो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, अगले बारी से कह रहा है 27 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर कंबाइन टू फॉर्म वन बिग ड्रॉप, कि 27 ड्रॉप है और ऑयल ड्रॉप, वाटर ड्रॉप जो भी है, और मिल करके एक स्मॉल ड्रॉप है ये, ठीक है, और ये बिग ड्रॉप बना रहा है, बिग ड्रॉप इतने बड़ा बन जाएगा। मान लें छोटी 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 27 पता नहीं क्या है, तो इतना बड़ा बना दिया। इसका मान ले रेडियस आर है और इसका बड़ा वाला है तो बड़ा की आर हो जाएगा। कह रहा है तो बताइए कि इसका पृष्ठ ऊर्जा मतलब सरफेस एनर्जी जो है स्मॉल ड्रॉप का और बिग ड्रॉप का रेशियो बताइए कितना है। द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ वन बिग ड्रॉप टू वन स्मॉल ड्रॉपलेट विल बी। तो हम क्या करेंगे कि ये स्मॉल ड्रॉप है और ये बन करके बिग ड्रॉप बन गया है, तो दोनों का सरफेस एनर्जी कितना होगा? क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि 27 स्मॉल ड्रॉप है और उसको मिला करके एक बिग ड्रॉप बना दिया, तो स्मॉल ड्रॉप और बिग ड्रॉप का सरफेस एनर्जी का रेशियो बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मान लें रेडियस आर है, तो इसका रेडियस क्या होगा? बड़ी आर होगा। चूंकि 27 ड्रॉप मिला करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया है,
ठीक है, तो 27 इसका जो है वॉल्यूम क्या होगा, 27 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और बिग ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसका तो बॉडी बनाना होगा, बड़ी आर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब 4/3 पाई आर को भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, और स्फीयर है ना होता है, वाटर ड्रॉप क्या होता है, स्फीयर होता है। तो ये स्फीयर में 4/3 पाई झंडू बाम। अब ये 3r का क्यूब लिख सकते हैं क्या, तो आंसर है लिख सकते हैं। अब ये झंडू बम यहाँ से हो गया, तो रेडियस जो है बड़ा वाला रेडियस छोटका वाला रेडियस का 3 गुना हो जाएगा। इसको ऐसे ही मतलब ऑरली भी कह सकते हैं, जैसे ही ड्रॉप दिखे ना, छोटा ड्रॉप को बड़ा ड्रॉप, तो इस तरह जैसे 64 हो गया, 64 छोटा ड्रॉप को मिला करके, तो 4 चौक 16 चौके 64, हम बोलेंगे बड़ा ड्रॉप का रेडियस छोटे ड्रॉप का 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका क्यूब निकाल लेते हैं, बस वो रेडियस बड़े वाला रेडियस का आंसर आ जाता है, बड़ा वाला रेडियस छोटे वाला रेडियस का कितना गुना है। तो यदि 64 होता तो हम कहते हैं कि ये जो है 4r हो गया, 27 है तो हम कह रहे हैं 3r हो गया। ठीक है, ये तो रेडियस की बात थी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसका सरफेस एनर्जी क्या होता है, तो सरफेस एनर्जी के लिए आपके पास फॉर्मूला होना ना चाहिए। तो एनर्जी, सरफेस एनर्जी के लिए ड्रॉपलेट का सरफेस एनर्जी जो होता है 4πr² सरफेस टेंशन का मल्टीपल। कोई भी ड्रॉप है उसका सरफेस टेंशन उसका इनहेरिटेंस गुण है, मतलब स्वाभाविक गुण है। इसलिए छोटा छोटा जितना भी ड्रॉप होगा सभी का सरफेस टेंशन इक्वल ही होगा। लेकिन हाँ, वही ड्रॉप यदि बड़ा ड्रॉप है और छोटा ड्रॉप है, बड़ा जैसे इसका सरफेस टेंशन आई एक ड्रॉपलेट ऐसा था, इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ये भड़क जाएगा, ये ना भड़केगा। चलिए, तो एनर्जी डिपेंड कर रहा है 4 पाई सरफेस टेंशन, ये कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है आर पर। इसका मतलब एनर्जी जो है ड्रॉप का r² पर डिपेंड कर रहा है, यानी मतलब रेडियस पर, ड्रॉपलेट के रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। चार्ज हो रहा है बोला, तो हम क्या करेंगे कि इसका मतलब है टू कंडीशन यदि लेते हैं तो E1/E2 बराबर क्या हो जाएगा, R1/R2। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात को देखना होगा। यदि हम R1 मान ले छोटी वाली R को, और R2 मान ले बड़ी वाली R को, तो क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बड़ी बूंद का छोटी बूंद से, बड़ी बूंद मतलब बिग ड्रॉप का स्मॉल ड्रॉप से, तो बिग ड्रॉप क्या है R2 दिख रहा है वहां, बिग ड्रॉप R2 है, स्मॉल ड्रॉप R है। इसका मतलब है बिग ड्रॉप R2 लेना होगा, R2 बिग ड्रॉप है और ये स्मॉल ड्रॉप है, तो बिग ड्रॉप R2 का वैल्यू हो जाएगा 3r, इसका स्क्वायर भी होगा, हाँ 3r, और ये हो जाएगा r, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ r होगा, तो ये r का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/9, ये क्या होगा 1:9। ठीक है, ये क्या आ गया कि स्मॉल ड्रॉप का बिग ड्रॉप से, क्वेश्चन यदि बोले कि बिग ड्रॉप का स्मॉल ड्रॉप से, तो क्या होगा 9:1, और ये क्या है स्मॉल ड्रॉप और बिग ड्रॉप के एनर्जी का रेशियो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें नया बात क्या था, नया बात यही था कि कोई भी ड्रॉप है तो उसका एनर्जी यदि हम याद रखें इसको, तो इस क्वेश्चन में कोई दम खम ना रह जाएगा। ये बंद हो जाता है तो प्राण बाहर होने लगता है। चलिए, और उसके बाद क्या है कि द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द क्रिटिकल वेलोसिटी, कोई भी ड्रॉप्स है तो उसका क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब ये फ्लूइड है, तो फ्लूइड के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्रिटिकल के लिए वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि ईटा बाय सिग्मा रो इनटू आर।
इसी तरह का 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें यही ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। इसका नाम क्या हो गया? फ्लूइड का क्रिटिकल वेलोसिटी, CRITICAL, क्रिटिकल वेलोसिटी। और ई का हो गया, ई हो गया फ्लूइड का डेंसिटी, डेंसिटी। और ई क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, को EFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, VSCOSIT। ठीक है। और आर तो रेडियस है, जो भी मतलब इसमें यदि फ्लो हो रहा है लिक्विड तो इसका पाइप का रेडियस जितना है तो उसके अनुसार से हो जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी। ये भी तो देखिए, यदि इसका विड्थ है बड़ा, पाइप दे देंगे तो रेडियस इसका बड़ा हो जाएगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी उसका घट जाएगा। डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा, ज़्यादा डेंसिटी तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो कम डेंसिटी तो क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा होगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यदि ज़्यादा है तो क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया क्या कि डेंसिटी नीचे होगा, रेडियस भी नीचे होगा, और के कांस्टेंट होगा, और ये ईटा होगा। इसका नाम है ईटा, इसको पढ़ते हैं ईटा। और इसका नाम हो गया रो, इसको पढ़ते हैं RHO, रो। ठीक है। और इसके पहले जो लिखे थे आई से, इसको पढ़ते हैं छोटी सिग्मा, छोटे स्मॉल सिग्मा, क्योंकि बड़ी सिग्मा तो ऐसा होता है। ये फिजिक्स की बात है, फिजिक्स में रहता है, नहीं होना चाहिए तो होता है। तो तो कह रहा है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये मन गया कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना है इस फॉर्मूले को, क्रिटिकल वेलोसिटी, फिर इस पर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो बना लेना है। अंतःक्रिया का दुर्बलतम बल क्या होगा? वीकेस्ट फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। तो हमारे यूनिवर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वीकेस्ट फोर्स इसलिए भी होता है क्योंकि ये समंदर के अंदर और आसमान के ऊपर हर जगह ये फोर्स लगता है इसलिए, और इसको जो मीडियम पर ही डिपेंड नहीं करता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी होता है, ये किसी मीडियम में कहीं भी जो है वो उतने फोर्स लगेगा, समंदर के अंदर और धरती के ऊपर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वीकेस्ट फोर्स होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हमको लगता है समझने वाला है। क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। एन अर्थ सैटेलाइट इज मूव्ड फ्रॉम वन स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट टू अनदर हायर सर्कुलर ऑर्बिट। क्या है कि एक सैटेलाइट है, और सैटेलाइट मतलब उपग्रह, जिससे हम लोगों को जो है या जहाज वगैरह सबको जो है डायरेक्शन मिलता है। अब इसमें बकैती ना होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर यदि मान लें कि सैटेलाइट जो है इस ऑर्बिट में, यहाँ पर सैटेलाइट कैसा होता है? सैटेलाइट होता है मछली के तरह, इसमें डायना होता है ऐसे, ठीक है। ये सैटेलाइट है इसमें, और ये इस कक्षा में मूव कर रहा था। अब ये क्या किया बंदा, ये उछल करके कूद करके हाँ 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 हाँ, ये कूद करके जो है हायर ऑर्बिट में पहुंच गया। देखिए पहले इसका रेडियस r था सेंटर से, अब इसका रेडियस बॉडी r हो गया। तो कह रहा है इसमें कौन सा में चीज में वृद्धि हो जाएगा, कौन सा फिर क्वांटिटी जो है बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो in then which one of the following increases for the satellite as a result of this change of orbit? यदि ये सैटेलाइट ये ऑर्बिट चेंज करके इस ऑर्बिट में आ गया है तो इसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा और कौन बढ़ जाएगा, किसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा? तो ऑप्शन है एंगुलर वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लीनियर ऑर्बिटल स्पीड, और लीनियर मोमेंटम। तो इसमें सबसे पहला बात क्या कह रहा है क्वेश्चन? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगा? लीनियर वेलोसिटी पर। और लीनियर वेलोसिटी जो है इसका चेंज हो जाएगा कैसे? अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में यदि
5 मिनट लगता था, तो यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में अब 10 मिनट लगेगा। तो वेलोसिटी उसका घट जाएगा, तब ना टाइम बढ़ जाएगा। तो इसका क्या है कि वेलोसिटी इसका लीनियर वेलोसिटी घट जाएगा, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी इसमें होता नहीं है। ये यदि सर्कुलर ऑर्बिट पर मूव कर रहा है तो इसमें तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ये वेलोसिटी जो होगा तो एंगुलर वेलोसिटी होगा इसमें, और एंगुलर लीनियर वेलोसिटी इसका घट गया तो एंगुलर वेलोसिटी भी घट जाएगा। और जब इसका एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी घट रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी पर कौन डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी। तो इस सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगा, लेकिन कौन बढ़ जाएगा, तो आंसर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ क्यों जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रहा है किस पर, पोटेंशियल का मतलब हाइट, ये हाइट पर डिपेंड करता है। यहाँ से यहाँ रेडियस आर है तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है तो एम जी बड़ी आर हो जाए। अब इस तरह का नहीं फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, ये सैटेलाइट के लिए फॉर्मूला दूसरा होता है। लेकिन कहने का मतलब है कि रेडियस मतलब हाइट चेंज हो रहा है, इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। और इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है जी एम बटे आर इंटू मास। ये तो पृथ्वी के कारण, आइए सैटेलाइट का मास, ये है इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ at a height of h and radius of earth is r। क्वेश्चन कह रहा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या होगा। तो सैटेलाइट के लिए वेलोसिटी के लिए आपके पास दो फॉर्मूला होता है, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी। आपने ग्रेविटेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये याद रखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। क्या है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है कोई भी सैटेलाइट का अंडर रूट जी और आर होता है, ये आर है रेडियस ऑफ अर्थ, और एस्केप वेलोसिटी जो होता है उसका होता है अंडर रूट टू जी आर। मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 गुना होता है। अब क्वेश्चन कहता है यदि डिस्टेंस कितना बढ़ा दिया, डिस्टेंस इसका जो है h ऊंचाई बढ़ा दिया है, तो ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसमें ये डिस्टेंस r रेडियस पर है, तो मान लें r ई वाला r रेडियस पर है, तो इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी हो रहा है अंडर रूट जी इंटू आर। अब इसमें हाइट और बढ़ा दिया, तो जितना h बढ़ाया उतना h इसमें जोड़ दीजिए और इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी यही हो जाएगा, हो भी करेगा, होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी आर प्लस एच। बहुत बकैती करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लंबा हो जाएगा फिर तो वीडियो। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है के। अब इसको क्या किया है कि कट इनटू टू पीसेस। अब मान लें इसको दो टुकड़ा में कर दिया है, थोड़ा स्प्रिंग को बड़ा बना देते हैं, तब ना दो टुकड़ा में करने में मजा आएगा। हाँ, मान लें ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है के। अब इसको क्या कर रहा है, दो टुकड़े में बांट रहा है, और वन पीस इज डबल टू द लेंथ ऑफ द अदर। अच्छा, एक पीस जो है ना उसका जो है डबल होगा दूसरे पीस से। कहने का मतलब है इसको यदि तीन भाग में बराबर बराबर बांटे तो इतना इतना होगा, लेकिन ये कहता है कि दो भाग एक में है और एक भाग एक में है। ठीक है, मतलब ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। टोटल यदि 3L है,
लंबाई इसका, तो एक भाग को बड़ा काटा है, एक भाग को छोटा काटा है, और स्प्रिंग कांस्टेंट इसका कितना है के, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है के। ये ओरिजिनल में था, और आपने पढ़ा है कि यदि स्प्रिंग को काट दिया जाए तो जितना बराबर बराबर टुकड़ा में करेंगे ना, तो उसका जो है स्प्रिंग कांस्टेंट दुगुना तिगुना होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए, और ऐसे भी स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए आपके पास मालूम है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना कम लेंथ होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज़्यादा होगा। आप इतना बड़ा स्प्रिंग को इतना आसानी से बेंड कर देते हैं, और इतना छोटा स्प्रिंग को दबाइए तो ट्रक के स्प्रिंग, अब पेन के स्प्रिंग को तो बड़े आसानी से दबा देते हैं। तो वही कह रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ा वाला स्प्रिंग का जो है स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द लॉन्ग पीस कितना होगा। अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट पहले था के, अब नया चेंज होकर के कितना होगा, ये तो पहले था, अब कितना हो रहा है, तो हम कहेंगे कि के जो है होता है कितना, 1/, कितना लेंथ है इसका 2, और टोटल कितना था 3, हुआ ना, तो इसको ऊपर कर दीजिए, इतना सही ना होगा। तो जितना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट पहले तो क्या था, ये था, अब नया स्प्रिंग कांस्टेंट बनाने के लिए लेंथ कितना है वो देखना पड़ेगा। हाँ, तो लेंथ कितना बता रहा है, 2/3, तो 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और के, इसका मतलब नया स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा पहले वाले का 3/2 गुना होगा। पहले वाले का कितना होगा, 3/2, ये बीमारी, ठीक है। और इसका हम क्या बोलेंगे, 1/2 है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट यदि पूछे तो हम क्या बोलेंगे, वही जो कि इसके बारे में बोले हैं, ये 1/2 है, ये 1/2 होगा ना, 1/3 होगा, टोटल लेंथ नीचे उधर, तो ये हो जाएगा 3 गुना। देखिए, चूंकि छोटा है ये, तो इसलिए छोटे का स्प्रिंग कांस्टेंट बड़े से ज्यादा होता है, कांस्टेंट होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट रिलेशन बताइए, करेक्ट रिलेशन बताइए। ये हमको मालूम है, सभी को मालूम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ये क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, लीनियर एंगुलर मोमेंटम को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बड़े ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, 2 पार्टिकल आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट, सॉरी, 2 पार्टिकल को जो है सेम हाइट से रिलीज किया जाता है। मान ले ये 2 पार्टिकल है, रहने दीजिए, 2 पार्टिकल है तो मेरा क्या लिया, क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन क्या है, 2 पार्टिकल आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट। अच्छा, ये हाइट मान ले हैं यहाँ से इसका सेम है, ठीक है, हाइट इसका जो है सेम है, दोनों का ऐसे भी सेम दिख रहा है, नौटंकी क्या है, ये पार्टिकल P1 है, ये पार्टिकल P2 है। क्वेश्चन कह रहे हैं फ्रॉम द सेम हाइट इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, मतलब स्टॉप वॉच स्टार्ट किए, ये जो है आकर के यहाँ पहुंच गया, 1 सेकेंड में मान लें ये यहाँ पहुंच गया, तब इसको रिलीज करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पहुंचा ये, तब इसको यहाँ से इसको स्टार्ट किया गया, छोड़ा गया, ठीक है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ से छोड़ा गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जब ये पहुंच गया, तो मान लें इसको लगा यहाँ तक पहुंचने में कितना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा इसको t सेकेंड, तब अब जो है टाइम इसका स्टार्ट होगा,
इसका मतलब इसको जो है कब छोड़ा है, इसको यदि यहाँ से यहाँ आने में तो ये t-1 1 सेकंड बाद में छोड़ा है, तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, 1 सेकंड का होगा। इसको t समय लगेगा यहाँ तक आने में, इसको t-1 सेकंड में यहाँ से छोड़बे किया है, और ये t समय में यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। तो फिर दूसरे को छोड़ा जाता है। फिर कह रहे हैं तो हाँ, when the two particles of be 10 meter apart, the time after the first particle began to fall when the two particle 10 meter apart। कह रहे हैं कि two particles are released from the same height at interval 1 second, the time after the first particle began to fall when the two particles be the 10 मीटर। तो कह रहे हैं कि टाइम बताइए इसका जो है कितना लगेगा इसको नीचे तक आने में। एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से छोड़ने में 1 सेकंड का फर्क है, और 1 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, 10 मीटर। ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है, मतलब 1 सेकंड बीतता है इसको छोड़ने के बाद, उसके बाद इसको छोड़ा जाता है, और इसके बीच में डिफरेंस कितने मीटर का हो जाता है, 10 मीटर का डिफरेंस हो जाता है। तो कह रहा है कि अब टाइम बताइए कितना है, कोई दिक्कत नहीं है। दो ऑब्जेक्ट को एक ही हाइट से छोड़ा जाता है, एक को छोड़ने के 1 सेकंड बाद दूसरे को छोड़ा जाता है, और जब एक को दूसरे से छोड़ा जाता है तो उसके बीच में टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकंड का, और डिस्टेंस कितना हो जाता है, 10 मीटर का। तो कह रहा है कि टोटल टाइम बताइए कितना लगेगा, इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो आप हमको ये बताइए, यदि इनिशियल स्टेज की बात करते हैं, इनिशियल स्टेज INITIL, इनिशियल स्टेज में ऑब्जेक्ट कहाँ है, स्थिर है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। तब यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये यहाँ से यहाँ तक मान लें डिस्टेंस s कवर किया है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस s डिस्टेंस कवर किया है तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, यही ना। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी झंडू बम हो गया है, a बदल जाएगा g में, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया तो s1 क्या हो जाएगा, हाफ g t का स्क्वायर। इसको मान लिए फर्स्ट, मारता है फटाक से, चलिए वह हो गया। फिर कह रहा है अब दूसरे को छोड़ रहा है, यदि दूसरे को वहां पर से छोड़ेंगे तो उसके लिए भी ut प्लस हाफ टी स्क्वायर होगा, वो भी स्टेज इनिशियल स्टेज में क्या है, रेस्ट में है, तो इसका मतलब उसके लिए भी फॉर्मूला हाफ जी, लेकिन उसके लिए टाइम कितना लगेगा, t-1 का स्क्वायर, क्योंकि उसके लिए टाइम तो t-1 है ना, उसको बाद में ना छोड़ा है। हाँ, तो ये फॉर्मूला हो गया दूसरे के लिए। अब ई है फर्स्ट पार्टिकल के लिए, ये है सेकंड पार्टिकल के लिए, और फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 10 मीटर का है। कब, जब टाइम में डिफरेंस 1 सेकंड का है। तो इसका मतलब हो गया कि इसको यदि झंडू बाम बोल दें, और ऐसे भी इसको मिटान सकते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है दोनों में डिफरेंस कितना है, S1 माइनस S2 का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस ऐसे निकालो, S1 माइनस S2 कितना है, तो ये है हाफ जी टी का स्क्वायर माइनस हाफ जी टी माइनस 1 का स्क्वायर। S1 S2 बता रहा है क्वेश्चन में 10 है, दिया है 10 मीटर, तो ये हाफ जी टी का स्क्वायर हाफ जी और a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, वही ना होगा। चलिए अब 10 यहाँ है हाफ जी टी का स्क्वायर, अब माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जी टी का स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हाफ जी, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हाफ जी टी, दिक्कत नहीं है। ये प्लस वाला हाफ जी टी माइनस वाला हाफ जी टी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर कोते, यहाँ बच जाएगा 10 इक्वल टू
माइनस हाफ और जी का वैल्यू कत है 10 और प्लस हाफ और जी का वैल्यू 10 और टी तो निकालना है। तो 2 5 10 हो जाएगा, 2 5 10, 5 इधर आ जाएगा तो ये क्या तय हो जाएगा 10 प्लस 5 और इधर का तय हो जाएगा 5t है, 5t होगा ना और 2 5 15 हो गया, 5 दिया 15, नौटंकी तो नहीं ना हुआ है। देखो भैया हाफ जी टी स्क्वायर ये है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ है, हाफ जी टी स्क्वायर एक माइनस हो गया है, माइनस हाफ जी हो जाएगा, ये हाफ हो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, ये हाफ जी यहाँ हो गया, ये हाफ यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, हाँ हाफ जी हो गया, टी का स्क्वायर यहाँ दे दिया, हाफ जी यहाँ होगा और ये माइनस ए माइनस प्लस होगा, ये 2 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा खाली जी टी, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़, यहाँ बचेगा खाली जी टी और खाली जी टी यदि बच जाएगा तो ये क्या होगा यहाँ पर, तो ये 5 हो गया और जी का वैल्यू कितना है 10 और टी, तो 10 5 कितना हो गया 15, 15 अब बटे 10 और ये कितना हो जाएगा टी, तो ये क्या मतलब हो गया टी का वैल्यू कितना हो जाएगा टी इक्वल टू 1.5 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट को वहां से नीचे आने में कितना समय लगेगा 1.5 सेकेंड लगेगा, 1.5 सेकेंड लगेगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन यदि याद है, फार्मूला याद है, कॉन्सेप्ट याद है तो बड़े आसानी से इसको बना सकते हैं ना। इसको खत्म करेंगे तभी होगा, 12 1 बज गया, घंटा हो गया, इसका मतलब जल्दी से इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए दो कन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए मैन इनसाइड ए लिफ्ट व्हेन इट इज स्टेशनरी, तो लेफ्ट में जो है कोई आदमी लिफ्ट में खड़ा है तो उसका वेट क्या होगा W बराबर m इंटू जी होगा, होगा कि नहीं होगा। अब बंदा क्या करता है लिफ्ट का स्पीड को बढ़ा देता है घटा देता है, तो जी के स्पीड से तो घटा ज्यादा बड़ा नहीं ना हो सकता है, जी के स्पीड से कम ही होगा, यदि जी के स्पीड से ज्यादा होगा तो बंदा नीचे से टकराएगा ऊपर छत में, होगा ना ऐसा। अब यदि उसका स्पीड बढ़ा दिया है तो उसका जो है अब उसका वेट कितना हो जाएगा इतने हो जाएगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। चलिए अब दोनों का रेशियो कहता है निकालने के लिए, तो डब्लू डैश अब क्या कहते हैं, और रेशियो इसका दिया हुआ है कि इसका रेशियो दिया हुआ है कि 3/2, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 3/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ा पहले दिया हुआ है द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए मैन इनसाइड द लिफ्ट व्हेन इट इज स्टेशनरी एंड व्हेन इट इज गोइंग डाउन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 3:2 दिया हुआ है 3:2, इसका मतलब इसका वेट दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2, यदि हम रेशियो निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका रेशियो m और g माइनस ए हो जाएगा और ये तो कट गया, इसका रेशियो दिया हुआ है 3/2, तो ये क्या हो जाएगा g/g माइनस ए, माइनस में ए, तो हम क्या करेंगे इसको, तो 3 इंटू जी माइनस ए इक्वल टू 2g और इसको माइनस कर दीजिए 3g माइनस 3a इक्वल टू 2g, और इसको जब माइनस कर देते हैं तो क्या होगा 3g में 2g, 3g में 2g, 3g में 2g और उधर चल जाएगा 3a, तो g बदल जाएगा कते, g बराबर हो जाएगा 3a, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा g/3 हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा g/3।
एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g/3। ये तो क्वेश्चन है, लेकिन हो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। वेट दिया हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास और वेट यदि रिलेशन निकालना हो तो वेट W बराबर m इंटू जी, वेट WIGST, वेट जो है W बराबर m इंटू जी, वेयर m इज द मास एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन क्या कीजिएगा आप, मैम ऐसा भी कभी कभी बोल देता है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, बना दे, हाँ बना देते हैं। ए बॉडी इज मूव्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय ए मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर। एक मशीन जो है कांस्टेंट पावर पर जो है, अब कांस्टेंट पावर जो है स्ट्रेट लाइन मोशन में एक बॉडी को डिलीवर देता है कांस्टेंट पावर से। मतलब हो गया ना, ए बॉडी इज मूव्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय ए मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर, कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, और मशीन जो है, मशीन इसको कांस्टेंट पावर देता है और इसको घुमाता है या मूव कराता है। हाँ, कांस्टेंट पावर से स्ट्रेट लाइन में मूव कराता है या स्ट्रेट लाइन में मूव कराता है, तो इसका मतलब पहले तो ये स्थिर होगा, तभी ना मशीन इसको पावर दिया और ये मूव करने लगा स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब ओरिजिनल पोजीशन में ये क्या होगा, स्थिर होगा। बाद में इसमें वेलोसिटी भी गेन किया होगा इसके पावर देने के बाद। तो फिर कहता है द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन टाइम ए टी इज प्रोपोर्शनल टू। अब डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन पूछ रहा है कि ये कितना दूर तक जाएगा और कितना टाइम लगेगा, इसके बीच में रिलेशन कैसा है। What is the relation between distance, covered distance by the object and time taken? तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें तो कुछ दिया हुआ ही नहीं, दिया हुआ है। जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा क्या दिया हुआ है इसमें। तो सबसे पहले आप देखिए पावर क्या होता है। पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। जीवन में नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लीजिए, हमको लगता है पढ़े हो, हमारे तरह नादान आप नहीं हो सकते हैं। फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। पावर जो है फोर्स इनटू वेलोसिटी होगा। अब ये ना, ये कैसे होगा, पावर कहीं फोर्स और वेलोसिटी होता है, हाँ होता है इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए पावर क्या होता है, इसको पहले प्रूव कर सब मिटा देंगे। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। चलो, फोर्स क्या होता है, मास इनटू, फोर्स क्या होता है, नहीं फोर्स को कुछ नहीं कीजिए, फोर्स को रहने दीजिए, फोर्स रहने देते हैं, और वेलोसिटी। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और टाइम दे दिया मैंने, और ये फोर्स हो गया यहाँ। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल हो गया एफ एफ आर आर टी टी, इक्वल हो गया ना। इसका मतलब पावर जो है फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। हाँ, पावर क्या हो गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब फोर्स होता है क्या, फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ में कहता है कि फोर्स जो है मास और मोमेंटम, ये मोमेंटम, हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है। तो v माइनस यू बाई टी इस तरह का होता है ना। जो आप कह देते हैं फोर्स मास और v माइनस यू बाई टी, तो ये हो जाता है, तो इसलिए फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यही ना। तो अब देखिए इसका मतलब फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को ये फोर्स लगाया है इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी भी हो गया, इसका मतलब कभी रहा होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी में, और अब जो है इनिशियल वेलोसिटी चेंज होकर के जीरो था तो चेंज हो गया, और इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया a इंटू टी, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या था, जीरो, पहले रुका हुआ था ना, अब ना उसको फोर्स दिया गया है, तो इसका मतलब v की जगह पे आप a इंटू टी लिख सकते हैं।
तो क्या हो जाएगा एम ए स्क्वायर इंटू टी। हाँ ठीक है। और ये क्या हो जाएगा पी। अच्छे एक्सप्लेनेशन है ये भी। तो ए स्क्वायर टी है, तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर टी को पी बटे एम। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको याद रखना है, मतलब अभी के लिए, अभी जस्ट इसका यूज होगा। तो एस और टी में रिलेशन खोज रहे हैं हम, मिल जाए वृंदावन जंगल में तो अच्छी बात है। चलिए देखिए, तो ए स्क्वायर टी पी बाई एम। अब देखिए डिस्टेंस ना पूछ रहा है, डिस्टेंस होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, होता है ना। इनिशियल वेलोसिटी तो इसका 0 दिया है, तो आप क्या ही करेंगे, एस 0 हो जाएगा ये, तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा। हमको पूछ रहा है रिलेशन किसके लिए, डिस्टेंस और टाइम के बीच रिलेशन। आज जब पार्टिकल कितना है, पावर दिया है फोर्स और वेलोसिटी के फॉर्मेट में, तो इसमें दोनों तरफ हम क्या, इसको इसमें इनबिल्ट करना है। तभी तो इस क्वेश्चन के बेस पर तो यही ना आया है जी, पावर कितना लगाया, फोर्स लगाया, वेलोसिटी लगाया, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हाँ स्क्वायरिंग, हट रहने दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सॉरी सॉरी वैसे नहीं बोलना है, स्क्वायरिंग हो गया 1/4 ए का स्क्वायर और टी पर पावर 4, दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा करने से ए स्क्वायर टी हमको दिखने लगा है। हाँ पहले ए स्क्वायर नहीं मिला था, तो क्या हो गया, एस स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर और टी मल्टीप्लाई टी पर पावर 3। क्या लिख सकते हैं, 3 और 1 4 और 2, तो ए स्क्वायर टी यदि यहाँ पर हमको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर टी हमको दिख रहा है, क्यों ना इस दोनों का गलबा यहाँ कर दिया जाए, इसको जगह पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, एस स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और हो जाएगा पी बाय यम, पी बाय यम, और ये हो जाएगा पी क्यू। कहता है ना मजबूरी में शुरू किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है अच्छा लग रहा है बताने में, शुरू तो मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है। चलिए तो ये हो कांस्टेंट हो गया। अब देखिए P अब 4m पावर उसका कांस्टेंट दे रहा है, मास भी उसका कांस्टेंट है, इसका मतलब एस स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो गया टी क्यूब के। तो किसमें रिलेशन खोज रहा है ये रिलेशन खोज रहा है दूरी का। बताइए एस बराबर क्या होगा, तो एस इक्वल टू क्या कह रहेगा, टी पर पावर 3, ये जो चल आएगा तो वही हो गया ये रिलेशन इसका, होगा ना, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से डिस्टेंस जो है टाइम के 3/2 के पावर के इक्वल हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेकर के इसको झंडू आम करते हैं, और दिक्कत नहीं है। अब देखिए एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ याद है, एम्पियर सर्किटल लॉ मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन, क्या है फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन, क्योंकि 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन तो एक बार बतेबे न किए थे। फोर्थ इक्वेशन कहता है कॉर्ल, कॉर्ल जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉर्ल होता है, ये म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और डेल ई बटे डेल टी होता है, ठीक है। और ई कह रहा है ऑप्शन में एच के फॉर्मेट में, इसको बताइए एम्पियर लॉ को। तो बी मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो जो है परमिबिलिटी के बराबर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं परमिबिलिटी इन वैक्यूम, अब इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन वैक्यूम,
ठीक है। और सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है, इसको याद रखना है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के 1 के बराबर होता है। ये दोनों का वैल्यू जब पुट कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आ जाएगा बकैती। तो बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एच के फॉर्मेट में मैग्नेटिक फील्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो बी के बराबर, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो बी के बराबर में म्यू नॉट एच आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं क्रॉस म्यू नॉट और एच, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, जे प्लस एप्सिलॉन नॉट और डेल ई बटे डेल टी रह जाएगा। अब म्यू नॉट दोनों तरफ से झंडो आमेदी हो जाता है, तो H इक्वल टू जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बटे डेल टी होर्वेन करेगा। अब एम्पियर का लॉ यदि मैक्सवेल को उसमें नहीं मिलाते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट को यदि हम हटा देते हैं, तो नहीं रे, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये तो डिस्प्लेसमेंट करंट ना होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। इसको हटा दें तब म्यू बराबर कर्ल एच का कर्ल जे के बराबर होगा। तो वही कह रहा है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ इसी का ना बराबर हो जाएगा। ऑप्शन देख करके मार देंगे टिक। क्या लगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब में वेक्टर दे सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ये रिलेशन इसका है। अब एक बाद और एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैक्सवेल का इक्वेशन, चारों इक्वेशन हमने बताया है इसके पहले, 3 इक्वेशन और भी देख लीजिए। एक और पहला दूसरा ये चौथा इक्वेशन है ना। पहला इक्वेशन क्या होता है देखिए, पहला इक्वेशन है डेल, लिखो ना करेंगे, डेल डॉट ई क्या होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा है डेल डॉट बी क्या होता है, लड्डू, तीसरा होता है डेल डॉट ई क्या होता है, ई बी, और फिर ई क्या हो जाता है क्रॉस में माइनस डेल बी बटे डेल टी। यही इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कहलाता है गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, दूसरा इक्वेशन मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए, तीसरा है फैराडे लॉ जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड वेयरिंग आता है ये, और चौथा इक्वेशन करंट के लिए होता है, एम्पियर्स का जो है मॉडिफाइड फॉर्म होता है। चलिए बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन और है दमदार मजेदार इज्जतदार क्वेश्चन है कि एक वेक्टर है, ए वेक्टर है आपका दिया हुआ आई प्लस जे, आई प्लस जे, अब बी वेक्टर दिया हुआ है जे प्लस के, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बताइए, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बताइए। तो तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी यही होता है, तभी तो एंगल निकलेगा। अब ए डॉट बी यदि निकालेंगे और इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे तो कैसे कैसे निकलेगा रे भैया, देखो अब इतने सन क्वेश्चन है। हाँ चलिए, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी, तो ए डॉट बी इसका मतलब है वेक्टर हो गया आई प्लस जे और डॉट जे प्लस के, और मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का यदि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोला जाए तो एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, मतलब आई का, जे का, के का, तो इसमें दो ठो है, दो ठो का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए, क्या दिक्कत है रूप में। तो आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो 1, बी जे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो 1, इसके साथ में कोफिशिएंट कुछ रहता है ना, तो उसी का मल्टीप्लाई जो है मल्टीपल को यहाँ पर हम लिख देते हैं, ना करो इसे, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2
और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड तो वही हो जाएगा 1 + 1। इसमें भी तो जे और के है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, तो ये हो गया √2। अब √2 यहाँ हो जाएगा √2 गुना √2 और cos थीटा। ठीक है, आई को जे के साथ डॉट, आपको याद होना चाहिए कि ए डॉट बी यदि हम निकालते हैं, ये आई है, ये जे है, ये के है, ये आई है, ये जे है, ये के है। आई डॉट आई जो है, आई डॉट आई जो है 1 होता है, जे डॉट जे कैप जो है 1 होता है। ये सबको कौन बताएगा? के डॉट के जो है कितना होता है? 1 होता है। यदि ऐसा होता है तो आई को जे से क्रॉस करेंगे, डॉट करेंगे तो लड्डू में ना होगा, इस तरह से। तो आई को जे से करेंगे झंडू बम, आई से के करेंगे झंडू बम, 0 हो जाएगा। 0 + 0 प्लस जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे 1, जे को के से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा। और cos थीटा के बदले में कितना होता है? cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो थीटा = 60 डिग्री हो गया। ठीक है, cos थीटा कितना होगा? 60 डिग्री। इति वार्ता अध्याय संपन्न। अब कोई लास्ट है एक तो कोप्लेनर वेक्टर। कोप ये दिक्कत नहीं है, ए डॉट बी है, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला यदि आपको याद है और इतना सा कॉन्सेप्ट आप जानते हैं और ये मैग्नीट्यूड जानते हैं, सारा कुछ पूछ लिया एक ही क्वेश्चन में। 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें है, इसको याद रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है कोप्लेनर, कोई भी 3 वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर यदि कोप्लेनर है, ये साबित करना है। यदि तीनों कोप्लेनर है तो हम क्या करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, यदि ऐसे निकाल करके 0 मिल गया ना, तो हम बोलेंगे तीनों वेक्टर क्या है? कोप्लेनर है। इति वार्ता अध्याय संपन्न। बोल दे सत्यनारायण भगवान की जय। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन।